नमस्कार साथियों। आज आपके साथ पॉलिटी सीरीज लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित है। आज हम लोग आर्टिकल 19 से 22 तक जो राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है इसको हम लोग जो है आज डिटेल से देखेंगे। इसमें हम लोग बारी बार से एक एक आर्टिकल को देखेंगे कि किस तरीके से राइट टू जो फ्रीडम है उसको एक्सप्लेन किया गया है। ये आपके दिमाग में आएगा कि राइट टू फ्रीडम क्या है। जैसे देखिए, हमारा जब कंट्री जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हमारे कंट्री तो आज़ाद हो गया, लेकिन सिटीजन के आज़ादी के लिए, यानी सिटीजन जो है स्टेट का जो पावर है या लेजिस्लेटिव का जो पावर है, एक्सिक्यूटिव का जो पावर है, उसके अगेंस्ट, यानी अगर किसी भी तरीके से स्टेट अगर अपने पावर का मिसयूज करता है, एक्सिक्यूटिव अपने अगर पावर का मिसयूज करता है, तो जो आपका फंडामेंटल जो राइट्स है, जो आपको स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है, वो आपका आर्टिकल जो है 19 से 22 के बीच जो है आपको इसके बारे में डिस्कस किया गया। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आर्टिकल 19 और जो है 21 जो है रिपीटेडली जो है आपका एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो आर्टिकल्स हैं आपको जो इंडिविजुअल्स हैं इसका स्टेट एक्शन के, यानी कोई भी जो अगर स्टेट के द्वारा आर्बिट्रेरी तरीके से अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो उसके खिलाफ आपको प्रोटेक्ट करता है। और आर्टिकल 21 अगर आप देखिएगा या अन्य जो फ्रीडम दिए गए हैं, ये बहुत ही एसेंशियल है ताकि एक जो सिटीजन है वो एक तरीके से डिग्निफाइड लाइफ जो है उसको जी सके। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं बारी बारी से, तो आपको चीज़ें और जो है एक्सप्लेन में आगा। अगर जूम इन करके देखें, शॉर्ट में अगर देखें, तो आर्टिकल 19 जो है किस हम लोगों का जो 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स है उसके बारे में डिस्कशन करता है। ध्यान यह देना है कि जो भी आज़ादी दिया गया है, जो भी फ्रीडम आपको दिया गया है, लिबर्टी दिया गया है, उसमें सर्टेन जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। हम लोग डिटेल से देखेंगे। आर्टिकल 22 में अगर हम लोग देखें तो जो आर्बिट्रेरी पनिशमेंट नहीं दिया जा सके इसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में जो है आपका दिया गया है, ताकि स्टेट पावर जो है एक्सेसिव अगर यूज करता है तो उसके जो है अगेंस्ट में हम लोगों के पास जो सिटीजन के पास जो है एक जो है सेफ गार्ड रहे। आर्टिकल 21 एंड 21A, ध्यान रखिएगा जब कभी भी आप किसी आर्टिकल्स में आप एडिशन में ए बी देखिएगा तो इसका मीनिंग होता है कि वो आर्टिकल जो है अमेंडमेंट के द्वारा एड हुआ है। तो ठीक है, इसमें आपको राइट टू लाइफ लिबर्टी के बारे में रहेगा। 21A में जो है आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो है आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है। आर्टिकल 22 में जो है कि अगर किसी का अरेस्टिंग होता है या डिटेंशन होता है तो किस तरीके का सेफ गार्ड जो है दिया गया है। ठीक है, इसमें दो तरीके की चीज़ हम लोग देखेंगे डिटेंशन में, प्यूनिटिव डिटेंशन भी देखेंगे और प्रिवेंटिव डिटेंशन भी देखेंगे। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। देखिए, आर्टिकल 19 में 6 जो है आपको बेसिक आपको राइट्स देखने को मिलेगा। उसमें सबसे पहले आपको जो मिलेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। सेकेंड जो है आपको राइट टू असेंबल, यानी एक जगह इकट्ठा होने का जो है पीसफुली विदाउट आर्म्स, इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, थर्ड में अगर देखिएगा तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या यूनियंस देखने को मिलेगा। ठीक है, फोर्थ में हम लोगों को राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आपको मिलेगा, मूवमेंट के बारे में मिलेगा। फिफ्थ जो है आपको कंट्री में कहीं भी रिसाइड करने का या सेटल करने के बारे में आपको मिलेगा। लास्ट में जो है आपको प्रोफेशन के बारे में या ऑक्यूपेशन के बारे में, ट्रेड के बारे में या बिजनेस किस तरीके से किसी भी तरीके का कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 आपको जो है आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, लेकिन ये क्या है कि वो एब्सोल्यूट नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है सभी पर लगाए गए हैं। हर जो फंडामेंटल आपको राइट दिया गया अलग अलग तरीके का दिया गया। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये किसको मिलता है। ये जो है आपको जितना भी सिटीजन है सभी को मिलता है, या कोई कंपनी का शेयर होल्डर्स है उनको, उनके लिए ही है। लेकिन जो फॉरेनर्स के लिए या फिर जो कोई लीगल पर्सन कॉरपोरेशन है उनके लिए ये चीज़ लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आपको प्रीलिम्स में इस पर जो है क्वेश्चंस जो है बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। साथ ही ध्यान रखिएगा कि जो राइट टू फ्रीडम का जो आपका है जो 19 जो है के तहत जो अधिकार मिलते हैं वो हमेशा स्टेट एक्शन के खिलाफ, देखिए ना कि किसी व्यक्ति के खिलाफ। मतलब ये इसका देने का पर्पस क्या था कि राज्य जो है नीति बनाता है, पॉलिसी बनाता है, एक्शन लेता है, नोटिफिकेशन जारी करता है।
तो पब्लिक अपना जो ओपिनियन है वो फ्री तरीके से जो है उसको प्रकट कर सके, ठीक है। यही जो है एम रहा है, या पूरे कंट्री में जो है एक जगह से दूसरे जगह लोग फ्रीली घूम सके, रह सके, ताकि जो है यूनिटी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ये जो है थीम है, ये पूरा राइट टू जो फ्रीडम है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 19A जो आपका है उसमें जो है एक पहले आर्टिकल था राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट का भी, उसको जो है 44th अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था उसके द्वारा फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। तो वर्तमान में उसको क्या है, वो लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 300A कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी है, यानी संविधान में है तो संवैधानिक अधिकार भी है, ठीक है। और 300A वो लीगल राइट भी है, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, ठीक है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या है कि आपको ये देखना है कि इसमें यह दिया गया जो हम स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, कि किसी भी तरीके से जो आपका कोई व्यूज है, ठीक है, या ओपिनियन है या फिर बिलीफ है, वो किसी भी तरीके से आप प्रकट कर सकते हैं। सरकार का कोई भी पॉलिसी आया तो उसके बारे में आप अपना ओपिनियन अलग अलग तरीके से, चाहे वो बोल के प्रकट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर किसी तरीके का आपको राइटिंग में देना है तो आप लिख सकते हैं उस पर। कोई पिक्चर अगर बनाना है तो पिक्चर के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट के माध्यम से भी कोई पोस्टर बना सकते हैं, फोटो, यानी सरकार जो भी डिसीजन लेता है उसके बारे में आप ओपिनियन जो है फ्री रूप से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको और एक्सटेंड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जो है आपका अब इसका जो स्कोप है उसको और इन्हांस करके यह भी बोला है कि राइट टू जो है आपको अपना व्यू तो है ही, प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्लस जो है आप जो दूसरे का व्यू है वो भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप किसी के विचार से सहमत हैं तो उसको भी आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से जो प्रेस को आज़ादी है, प्रेस को जो इंफॉर्मेशन जो सही है वो जो है वो फ्रीली रूप से उसको पब्लिश कर सकते हैं। उसी तरीके से कोई कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट है वो भी आपका अलाउ है, ठीक है। ये भी राइट टू जो आपका 19(1) है उसके तहत का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत का है। उसी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको भी टेलीकास्ट करने का जो है वो राइट फंडामेंटल राइट है। उसी तरीके से जो है आपको यह भी अधिकार दिया गया है कि आपका कोई फ़ोन जो है कोई टैप नहीं कर सकता, यानी दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं तो उसके जो सरकार है वो उसको टैप नहीं कर सकती। देखिए होता क्या है कि अब या इसमें दो चीज़ है, या तो ये जो है प्राइवेट जो सूचना है सरकार तब तक नहीं ले सकती। सर्टेन केसेस में, क्रिमिनल केसेस में कुछ प्रावधान है, लेकिन उसमें जो है बहुत हायर लेवल से, होम सेक्रेटरी के लेवल से आपको अप्रूवल होगा, तभी जाके जो है किसी का जो बात होता है, दो व्यक्ति अगर आपस में बात करें, दो सिटीजन, तो उसको रिकॉर्ड हो सकता है। नहीं तो क्या होगा कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो है वो वायलेशन होगा, ठीक है। तो सर्टेन केसेस जो है एक्सेप्शन दिए गए हैं, लेकिन सामान्य केस में जो है स्टेट कोई भी जो है सरकार है वो उसको टेप नहीं कर सकती दो व्यक्ति का, ठीक है। उसी तरीके से जो पॉलिटिकल बंद है, ठीक है। अब देखिएगा बहुत बार क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बंद का आह्वान किया जाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बताया गया जो पॉलिटिकल बंद जो है वो इलीगल है, ठीक है। यानी कि देखिएगा उसमें ट्रैफिक जो है डिस्टर्ब हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, दुकान को बंद कर दिया जाता है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इलीगल जो है बताया गया है। साथ ही लेकिन अगर पिकेटिंग किया गया है, पिकेटिंग किसको बोलते हैं, जैसे बहुत बार आप देखिएगा कि कोई वर्क प्लेस है, वहाँ पर जो है किसी अपने डिमांड को लेके या तो पोस्टर के माध्यम से, मार्च के माध्यम से जो वो अपना अनुरोध प्रकट करते हैं या अपना विरोध जताते हैं, उसको पिकेटिंग बोलते हैं। तो ये जो है शांतिपूर्ण तरीके से अगर हो रहा तो ये जो है आपका अलाउ किया गया है, लेकिन स्ट्राइक अलाउ नहीं है, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों में जो है आपका डिफरेंस, स्ट्राइक आपको पता है कि फोर्सफुली जो है बंद किया जाता है, उसमें काम पर लोग नहीं रहते। पिकेटिंग में क्या है कि काम पर हो भी सकते हैं, काम पर नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो पिकेटिंग से शांतिपूर्ण तरीके से, स्ट्राइक में भी क्या है अगर किसी को है तो सर्टेन जो है प्रशासन के द्वारा जगह चिन्हित होता है, लोग वहाँ पर जाके अपना जो है
अपना जो भी एक्सप्रेशन है वो कर सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक को जो है डिस्टर्ब करना या लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना नहीं, ये नहीं किया जा सकता, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। दोनों का जो है रूल्स भी अलग अलग है, ठीक है। एक में जो है आपका पब्लिक ऑर्डर का जो एक्ट है उसके माध्यम के द्वारा जो है डील होता है, इसमें जो है आपका लेबर लॉ के द्वारा जो है आपका डील होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन या पिकेटिंग जो है आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन जो है राइट टू स्ट्राइक आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। उसी तरीके से राइट टू साइलेंस, यानी जिस तरीके से आपको बोलने की आज़ादी है, तो कोई आपको फोर्सफुली किसी चीज़ के लिए बोलने के लिए नहीं कह सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपका है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी रखे गए। तो क्या राइट टू अ स्पीच या एक्सप्रेशन में हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के प्रति जो मन होगा बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी रखना जरूरी है। आप ऐसा कोई बात नहीं बोलेंगे जिससे कि कंट्री का सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो है आपका आप कह सकते हैं उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं बोला जा सकता है। ऐसा नहीं आप खड़ा होकर कह सकते कि जो है कोई सर्टेन इंडिया का जो पार्ट है वो भारत का हिस्सा नहीं है। इस तरीके के बाद जो सोवरेनिटी को या इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करता है वो आप नहीं बोल सकते। या देश की सुरक्षा से संबंधित ऐसा कोई बात है, आपको कोई जानकारी है और वो बहुत सेंसिटिव है, उस तरीके की बात नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। या कोई वायलेंट उस तरीके का प्रोवोक करने वाला स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं बोल सकते जो कि विदेशी जो देश है जिनके साथ फ्रेंड रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो, ठीक है। पब्लिक को ऐसा कोई एक्टिविटी करके या अपने ऐसा कोई पब्लिश नहीं कर सकते, चाहे वो राइटिंग में हो या जो है बोल के हो या प्रिंट के माध्यम से हो, ताकि जो है पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो, इस तरीके का आप नहीं कर सकते। इस तो ये रिस्ट्रिक्शंस रहेगा। उसी तरीके से डिसेंसी और मोरालिटी, ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई व्यक्ति किसी को गाली देने लगे, ठीक है, कि हमको तो बोलने का आज़ादी है, सरकार को तो वो उसमें क्या है ना कि आपको अपना डिसेंसी मोरालिटी को भी मेंटेन करना। उसी तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है उसका आप कंस्ट्रक्टिव जो है क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ उस तरीके से बात नहीं बोल सकते जिससे कि कोर्ट की मर्यादा को जो है हनन हो, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसा कोई बात नहीं बोलना है कि इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस हो जिससे कि जो है किसी भी तरीके का घटना होने की संभावना रहे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये आपका। साथ ही उसमें ये देखिएगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा जो है आपका एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग एक और आर्टिकल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, राइट फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है। तो इसमें क्या असेंबली का मीनिंग क्या होता है? असेंबली का मीनिंग यह होता है कि कॉमन पर्पस के लिए अगर जो है कोई कहीं पर अगर जमा होता है तो उसको जो है हम लोग ये बोलते हैं कि राइट टू असेंबली, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे नेक्स्ट जो है फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में। तो असेंबली का मीनिंग होता है कि कॉमन पर्पस के लिए एक जगह इकट्ठा होना पीसफुली तरीके से। तो ये जो फ्रीडम ऑफ असेंबली जो दिया गया है उसमें कोई जो सिटीजन है वो एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन जो इकट्ठा होंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से होंगे, बिना किसी आर्म्स का होंगे, बिना किसी वेपन का होंगे, ठीक है। ये आप जो इकट्ठा होंगे वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं, चाहे वो पब्लिक मीटिंग हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी तरीके का कोई प्रोसेसन हो सकता है, ठीक है, या किसी भी तरीके का जो है आपका डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। तीनों में से किसी भी तरीके का चीज़ है, चाहे वो सभा के लिए हो या किसी प्रदर्शन के लिए हो या प्रोसेसन के लिए हो, लोग इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है रखा गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरीके से सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का जो है अगेंस्ट नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि इकट्ठा होकर देश के ही खिलाफ जो है उस तरीके का आंदोलन किया जा रहा हो, तो ये नहीं। साथ ही पब्लिक ऑर्डर नहीं डिस्टर्ब हो, ऐसा नहीं हो कि 100 आदमी जमा हो गए और उसके कारण पब्लिक ऑर्डर यानी जो है लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। आपको पता है कि पुराने समय में सीआरपीसी होता था, आप फेमसली जो है आप धारा 144 सुने होंगे, वर्तमान में जो है बीएनएस हो गया, उसके तहत आपका धारा 163 हो गया। इसके तहत जो है जो मजिस्ट्रेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको यह पावर रहता है कि वो वहाँ पर वो अगर ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पर जो है किसी भी तरीके का मीटिंग जो है या प्रोसेसन को वो रोक सकते हैं। उसका आधार क्या होता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है उनको आशंका लगेगा कि जो है लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो वो चीज़ रोक सकते हैं कि सेफ्टी का अगर इशू है या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी अगर वायलेट हो रहा है तो वो लगाया जाता है, ठीक है।
पुराने समय में सीआरपीसी के अंदर था, अभी जो है भारतीय न्याय संहिता जो है उसके तहत ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर उस चीज़ का वायलेशन होता है, ठीक है, अगर कहीं पर, अगर आप ये समझिए कि समझने के लिए बोल रहे हैं, सीआरपीसी व 144 वर्तमान में बीएनएस का जो धारा है 163, अगर वायलेशन होता है तो उस समय का जो आपका आईपीसी था 141 और बीएनएस का जो धारा है 185 के तहत जो है उनके खिलाफ जो है एक्शन किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति 5 से ऊपर जो है अगर वो जमा होकर किसी के जो है ज़मीन पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको कब्जा करना चाह रहे हैं, या सरकार का कोई आदेश है उसको जो है उल्लंघन करना चाह रहे हैं, या किसी तरीके का कमिट करने का उनका इरादा है कोई मिसचीफ, तो वो कर सकते हैं, या किसी पर्सन को मजबूर कर रहे हैं लीगल एक्ट करने के लिए, ठीक है, या कहीं भी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है उनको धमका रहे हैं, तो ये चीज़ों के खिलाफ जो है फिर जो आईपीसी या वर्तमान बीएनएस के तहत जो है कार्रवाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या है कि कोई भी जो सिटीजन और जितना भी सिटीजन है उनको किसी भी तरीके का एसोसिएशन है या यूनियन है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बनाने का अधिकार। इसके तहत जो है आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है, कंपनी है, क्लब्स है, यानी किसी भी प्रकार का आप एसोसिएशन की बात कीजिएगा, यूनियन की बात कीजिएगा, तो वो संविधान जो है वो अलाउ करता है। लेकिन साथ में यहाँ ध्यान यह भी देना है कि यह ध्यान देता है, यह भी आपको अधिकार देता है कि कोई आपको ज़बरदस्ती किसी यूनियन का पार्ट नहीं बना सकता, यानी निगेटिव जो राइट भी आपको प्रोवाइड करता है। यानी फोर्सफुली किसी एसोसिएशन का, कोई यूनियन का आपको पार्ट जो है, कोई मेंबरशिप, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी है तो आपको ज़बरदस्ती मेंबरशिप जो है दिला मतलब देने के लिए फोर्स कर सकता है, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो मेंबर बनने के लिए आपको फोर्स कर सकता है, नहीं, आपको विलफुली जो है जहां आप चाहते हैं वहां जो चीज़ें हैं ये हो सकता है। इसमें भी आप देखिएगा रिस्ट्रिक्शंस में अगर आप देखिएगा तो यहाँ भी जो है आपका अगर सोवरेंटी का कोई और इंटीग्रिटी का अगर इशू है तो वहाँ भी जो चीज़ें हैं आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रहेगा। साथ ही जो है अगर पब्लिक ऑर्डर या मोरलिटी का इशू है तो आपको वहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। चीज़ साथ ही उसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर आज़ादी किसी भी तरीके का एसोसिएशन बनाने का दिया गया, लेकिन एसोसिएशन अगर कोई रिकॉग्नाइज हो जाए, ये फंडामेंटल राइट नहीं। जैसे कोई सोसाइटी का निर्माण हुआ तो सोसाइटी एक्ट के जो प्रावधान है उसके तहत रजिस्ट्रेशन होगा ही, यह जरूरी नहीं है। उसी तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर बनता है तो वो रजिस्टर्ड होगा, रिकॉग्नाइज होगा या नहीं होगा, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। उसके लिए जो वेरियस क्लाउजेज हैं, वेरियस जो एक्ट है उसके जो प्रावधान है वो लागू होंगे, ठीक है। लेकिन आप ग्रुप बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, ये अधिकार है। लेकिन रिकॉग्नाइज होगा या नहीं होगा ये फंडामेंटल राइट नहीं है। उसी तरीके से ये है, अगर आप किसी तरीके का ग्रुप बनाते हैं तो यह आपको अधिकार नहीं देता है कि आप स्ट्राइक करेंगे किसी के खिलाफ, या जो है इफेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए अब तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे, या कहीं पर जो है कोई ग्रुप बना लिए और कहीं लॉकआउट कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई वर्कर का ग्रुप है तो ठीक है एसोसिएशन बना सकते हैं, लेकिन उनको यह अधिकार नहीं है कि स्ट्राइक कर देंगे, ताला लगा देंगे, लॉकआउट करेंगे, तो ये चीज़ें उनको नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपको बताएंगे, सोवरेंटी इंटीग्रिटी के आधार पर भी है, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर भी है, या मोरलिटी के आधार पे। ऐसा नहीं कि जो कुछ गलत लोग हैं, सब कुछ किया जाए कि कोई प्रोस्टिट्यूट है तो उनका कोई ग्रुप हो जाए और उसको जो है वो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें समझ गए। उसी तरीके से जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। देखिए मूवमेंट में दो पार्ट होता है। मूवमेंट मतलब कंट्री के अंदर इनसाइड और एक आउटसाइड, ठीक है, यानी कंट्री के बाहर, ठीक है। तो कंट्री के जो बाहर का मूवमेंट है वो आपका आर्टिकल 21 के तहत कवर होता है, और कंट्री के अंदर जो मूवमेंट है वो आपका आर्टिकल 19 के तहत जो है आपका कवर होता है। तो इसमें क्या है ना कि जो भी सारे सिटीजन को यह अधिकार दिया गया है कि थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो कहीं भी जो है वो मूव कर सकते हैं। ये किस लिए किया गया, देखिए ताकि जो है नेशनल जो फीलिंग है हम लोगों का, जो नेशनलिटी की बात, देखिए हमारे कंट्री में क्या है सिंगल सिटीजनशिप का भी कंसेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पेट्रियोटिज्म या फिर कह सकते हैं कि नेशनल जो फीलिंग है उसको प्रमोट करने के लिए है, ना कि किसी भी तरीके का जो पैरिक्युलिज्म जो चीज़ है या रीजनलिज्म है इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है, ताकि हर सिटीजन को
पूरे कंट्री में कहीं भी जो है घूमने का अधिकार दिया गया है। जैसे हर में जो है आपको रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपको रिस्ट्रिक्शंस जो है देखने को मिलेगा कि अगर जो रिस्ट्रिक्शंस है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाया जा सकता है। साथ ही अगर कोई एसटी का एरिया है तो वहाँ जो है आपको लगाया जा सकता है। क्यों? देखिए, शेड्यूल ट्राइब का ना अपना बहुत ही डिस्टिंक्ट जो है उनका कल्चर है, उनका कस्टम्स है, ठीक है, उनके रूल्स रेगुलेशन कस्टमरी तरीके से होते हैं, उनका लैंग्वेज अलग होता है, उनके जो है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाए गए हैं, ठीक है, या लगाया जा सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट इसको और एक्सटेंड किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में जैसे कि प्रोस्टिट्यूट का मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है कि पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट में जाता है, ठीक है, या जो मोरालिटी है, पब्लिक मोरालिटी है, उसके अगेंस्ट में है, तो ये चीज़ें हैं। उसी तरीके से बम्बई हाई कोर्ट ने एड्स जो आपका पेशेंट है उनके मूवमेंट पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिया आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। इसके तहत देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है रेसिडेंस, एक होता है सेटल, ठीक है। रेसिडेंस क्या होता है ना कि कहीं पर टेम्पोररी तरीके से वहाँ रहना, उसको बोलते हैं रेसिडेंस। सेटल होता है कि वहाँ पर परमानेंट तरीके से सेटल होना। तो ये दोनों चीज़ का जो कोई भी सिटीजन है उनको यह अधिकार दिया गया है कि देश के किसी भी हिस्से में जाके वो रिसाइड कर सकते हैं, यानी वो रह सकते हैं या वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। ये जो है हम लोगों का अधिकार है 19(1) के तहत। इसमें भी जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलेगा, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, या फिर शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब में आपको बताया कि उनका जो डिस्टिंक्ट अपना लैंग्वेज होता है, लिटरेचर होता है, कस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये चीज़ें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है आपको लगाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उसी तरीके से सर्टेन पर्सन्स को, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट है या कोई हैबिचुअल ऑफेंडर जो है उसको एक जगह रहने या सेटल होने पर सर्टेन्स जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग लास्ट में चलते हैं, जो है अंतिम जो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। यानी इसमें क्या है, कोई जो जितने ऑल सिटीजन को यह अधिकार है कि वो किसी भी तरीके का प्रोफेशन कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, ऑक्यूपेशन कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, या व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। देश का कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का प्रोफेशन को जो है अपना सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी बिजनेस जो है कर सकता है। लेकिन जैसा हर जो फंडामेंटल राइट है उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, तो इसमें भी आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है आपको मिलेगा। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि अगर देखिए जो है सबसे पहले क्या है कि प्रोफेशनल एंड टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन, सपोज के किसी को डॉक्टर का बनाने का है, सरकार ने वैकेंसी निकाला तो प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन रख सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तभी सारे को तो सारा जॉब नहीं दिया जा सकता, तो उसमें जो अर्हता रखी जाएगी, जो क्वालिफिकेशन रखा जाएगा, इसको किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। साथ ही जो यह भी आर्टिकल यह भी कहता है कि स्टेट अगर चाहेगा तो वो खुद से भी किसी भी तरीके का जो है व्यापार, बिजनेस इन जो है या इंडस्ट्री या सर्विस जो है वो खुद से भी कर सकता है। देखिएगा बहुत सारा जो चीज़ है वो सरकार के द्वारा खुद ही किया जाता है, तो वो किसी भी प्रकार का मोनोपोली जो है उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। यानी सरकार इवन किसी चीज़ में अगर सरकार चाहेगा 100% उस एक्टिविटी को करना तो वो भी सरकार जो है उसमें कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखना है हम लोगों को कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमको उसमें ये किया जाता है। सर्टेन जो लिमिटेशंस है उसमें व्यापार में आप वो व्यापार नहीं कर सकते, ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते वुमेन का या चाइल्ड का, तो या फिर किसी भी तरीके का कोई डेंजरस एक्टिविटी है, हजार्डस जो है आर्टिकल हम लोग आगे भी पढ़ेंगे 23-24 में इन चीज़ों को भी मिलेगा कि कोई जो हार्मफुल ड्रग्स का व्यापार है, अब कोई स्मगलिंग कर रहा है ड्रग्स का, या आप कह सकते हैं जहाँ पर लीकर बैन है वहाँ पर कोई चीज़ कर रहा है, तो वो सर्टेनली अलाउ नहीं है। वो नहीं कर सकता कि हम जो है कहीं पर गांजा का व्यापार करेंगे ही या किसी भी तरीके का ड्रग सप्लाई करेंगे ही। तो इन चीज़ों को, यानी कहने का मीनिंग क्या है कि एक बैलेंस आउट किया गया है कि सिटीजन का जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, वो भी रहे, और
एक कलेक्टिव जो आप कह सकते हैं एक लिबर्टी मिलना चाहिए, वो भी हो सके ताकि सोसाइटी भी ग्रोथ हो सके। तो सोसाइटी एज ए होल और इंडिविजुअल का जो है एक बैलेंस आउट बनाया गया है। ठीक है, ये हम लोग चर्चा किए थे कि जो है किस तरीके से स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो है एक्सपेंड किया गया, जैसे प्रेस का फ्रीडम है, कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट है, राइट टू टेलीकास्ट आपसे चर्चा कर चुके, राइट टू गवर्नमेंट के किसी भी एक्टिविटी के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पिकेटिंग हम लोग चर्चा किए, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट, फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी चर्चा किए कि किस तरीके से हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकता कोई वहीं पर बोलने का। एसएस इंटरनेट भी जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है अपने जजमेंट में इसको इंक्रीज किया गया है। राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग भी है, एक्सप्रेस जेंडर इक्वलिटी। तो ये सारे चीज़ें यानी समय के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय के, जैसे इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी हम लोग चर्चा किए थे कि हमारा जो दो व्यक्ति हैं उनका फ़ोन टैपिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है एक जो पढ़े थे, पॉलिटिकल जो बंद होता है उसके बारे में पढ़े, स्ट्राइक के बारे में पढ़े, प्री सेंसरशिप भी जो है यानी प्री सेंसरशिप के अगेंस्ट भी अगर इम्पोज नहीं कर सकता स्टेट। प्री सेंसरशिप क्या कहते हैं, देखिए कि अगर कोई न्यूज़पेपर में छपना है तो सेंसरशिप अगर रहेगा तो क्या होगा, पहले सरकार के पास जाएगा, सरकार उसको ओके करेगा कि हाँ ये चीज़ आप न्यूज़पेपर में छाप सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंसरशिप। लेकिन इस तरीके का नहीं है, न्यूज़पेपर को जो सही इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिश कर सकता है। तो यानी ये जो है क्यों, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स है उनका। ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपका प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ये आर्टिकल है। इसमें देखिए कि यह दिया गया है कि अगर कोई जो स्टेट है किसी भी तरीके से आर्बिट्रेरी जो है आपका कह सकते हैं कि अगर पनिशमेंट दिया जाता है या एक्सेसिव पनिशमेंट दिया जाता है तो उसमें जो है आपको प्रोटेक्ट करता है। ये देखिए 3 तरीके से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये जो है ना किसी भी लीगल पर्सन अगर है, चाहे वो कोई कंपनी है उसको या कोई कॉरपोरेशन है उसको भी यह राइट जो है आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात इसमें 3 चीज़ है, तीनों को ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में भी बार बार इसके अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। फर्स्ट है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, तो इसका 2 क्लाउज होता है। इस फर्स्ट क्लाउज में क्या है कि कोई भी व्यक्ति को उस चीज़ के लिए जब तक कोई कानून का वायलेशन नहीं हो तब तक उसको सज़ा नहीं दिया जा सकता। यानी सपोज कीजिए कि किसी चीज़ के लिए कोई कानून बना हुआ है, अगर हम उसको वायलेट करेंगे तभी होगा। सपोज कीजिए कि कोई ऐसा क्राइम किए जिस पर कोई कानून बना हुआ ही नहीं है, तब उसका, ये क्रिमिनल केसेस की बात कर रहे हैं, तब उसमें जो है आपको सज़ा नहीं हो सकता। देखिएगा समय के साथ जो है चीज़ें सरकार नया नया कानून लेके आता है, क्योंकि कुछ ऐसे नए क्राइम्स निकल के आते हैं जो पूर्व में उस पर कानून नहीं बना होता, तो उस इवन आप क्राइम कर भी दीजिएगा तो उसको सज़ा नहीं मिल सकता है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि अगर जिस समय आप कानून क्राइम किए, ठीक है, सपोज किया जाए कि कोई भी क्राइम आप किए और उस समय उस क्राइम का सज़ा 2 ईयर्स है। जैसे आप देखिएगा कि रेप वाले में जो निर्भया केस हुआ उसके पूर्व में जो है सज़ा का प्रावधान कम था, या उसके बाद में जो है सज़ा बढ़ाया गया एक्ट के द्वारा। तो जितना सज़ा उस समय था जो क्राइम किया गया उतना ही सज़ा मिलेगा, यानी उसको रेट्रोस्पेक्टिवली जो है बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये 2 इसके क्लाउज हैं, जो अगर किसी हम कानून का वायलेशन करेंगे तभी उसका सज़ा होगा किसी भी व्यक्ति को, प्लस जो जिस समय क्राइम करेंगे उस समय जो कानून लागू रहेगा और जो सज़ा रहेगा वही मिलेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज के लिए है, लेकिन सिविल लॉज और टैक्स लॉज के लिए ये चीज़ लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। सेकेंड है नो डबल जेओपार्डी। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को सेम ऑफेंस के लिए, सपोज किया जाए कि किसी के द्वारा कोई क्राइम किया, चोरी किया गया, सजा हो चुका है, तो पुनः उसको फिर से उसी क्राइम के लिए फिर से सजा कोई भी कोर्ट के द्वारा नहीं दिया जा सकता। यानी एक ही बार सजा होगा एक क्राइम के लिए, लेकिन अगर क्राइम फिर से होता, फिर से चोरी करता, तो फिर से सजा दिया जा सकता है। यानी एक क्राइम के लिए उसको डबल जो है सजा नहीं दिया सकता। इसी को बोलते हैं नो डबल जेओपार्डी। ठीक है, इसमें ध्यान देना है कि अगर कोई क्राइम है, ठीक है, अगर कोई जॉब में है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर जॉब में है, अगर सपोज किया जाए कि, तो 2 तरीके से जो है प्रावधान रहता है। एक तो होता है कि आपका
जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है आपका, जो आप कह सकते हैं जो सीआरपीसी के तहत या बीएनएस के तहत जो कार्रवाई होगा। लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंट अपना कार्रवाई कर, सपोज किया जाए कि कोई टीचर है, उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई क्राइम किया गया, तो कोर्ट में जो आपको सज़ा दिया जाएगा, सपोज किया जाए 3 मंथ का जेल हुआ, ठीक है, चाहे करप्शन का हो या किसी अन्य इशू पर उनको हो। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का जो जिस डिपार्टमेंट के वो हैं, उनके द्वारा भी एक्शन लिया जा सकता है, यानी उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनको नौकरी से निकाला जा सकता है। तो ये दोनों जो टाइप है अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को जो है आपको ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंटल या जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो आपका अलग से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोर्ट के द्वारा एक ही चीज़ के लिए दो सज़ा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी सर्विस सेवा में है तो उनके डिपार्टमेंट के द्वारा एक्शन जो है लिया जा सकता है, ठीक है। थर्ड है नो सेल्फ इंक्रीमेशन, ठीक है। यानी कहने का मीनिंग है कि कोई भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध में किसी भी प्रकार का विटनेस ये देने के लिए आप कह सकते हैं कंपेल नहीं किया जा सकता, कि किसी को यह कंपेल नहीं किया जा सकता कि कोई क्राइम किया भी है तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता अपने ही खिलाफ जो है विटनेस देने के लिए। लेकिन ये उस पर लागू नहीं होगा। जैसे अब ये वो नहीं कर सकते हम अपना थंब इम्प्रेशन नहीं देंगे, या जो मिनिमम मटेरियल डॉक्यूमेंट्स किसी क्राइम के लिए जो रिक्वायर्ड होगा, जो उनके पास होगा, वो उनको देना पड़ेगा। थंब इम्प्रेशन है या फिर ब्लड सैंपल है, ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि उन्होंने क्राइम किया या नहीं किया। लेकिन उनको अपने खिलाफ में किसी भी प्रकार का विटनेस देने के लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है उनको फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपका ये है, या फिर कंपलसरी उनको शरीर दिखाना जो है कहा जा सकता है। सपोज कोई इंजरी का कुछ मैटर है तो उसे उतना चीज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें अभी तक हम लोग जो है चर्चा किए हैं, ठीक है। अब हम लोग आर्टिकल 21 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए बार बार एग्जाम्स में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इस आर्टिकल का नाम है। ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है नो पर्सन से बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और जो है पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखिए ये इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कानून बना हुआ है उसके द्वारा अगर कोई चीज़ मतलब अगर उनका लिबर्टी तो ये किया जा सकता है, छीना जा सकता है, डिप्राइव किया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसमें नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी, यानी कानून बना के किसी भी प्रकार का उनका लिबर्टी को कर्टेल किया जा सकता है। अब यही हुआ, देखिए समय के साथ ये कैसे इवोल्व हुआ है। एक होता है गोपालन केस, ये 1950 का केस है। उस समय सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, ठीक है। इसके तहत ना ये आपका जो है गोपालन जो है इनको जो है जेल के अंदर डाल दिया गया था, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये आह्वान किया गया कि हमको जो है वहाँ से मुक्ति मिले। लेकिन कोर्ट ने उस समय यह व्यू लिया था कि क्योंकि ये इस एक्ट के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के जो प्रावधान है, क्योंकि कानून बना हुआ है और इसके अकॉर्डिंगली आपको जो है बिहाइंड द बार्स रखा गया, तो वहाँ पर हम रिलीज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें तब तक था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, यानी इसके इसके यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा कि हमको सुरक्षा तो मिल रहा है, नागरिक को सुरक्षा तो मिल रहा है, लेकिन कब तक कि आर्बिट्रेरी एक्सिक्यूटिव एक्शन के खिलाफ, यानी जो सरकार में है अगर वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ मेरा वो प्रोटेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कानून बना हुआ है उस तरीके का तो हम अगर उस तब तो फिर हम हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तब तो जेल जाना पड़ेगा। जैसे गोपालन के केस में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो था, चाहे वो कानून सही बना हुआ गलत बना हुआ उस समय नहीं देखा जा रहा था, यानी जो लेजिस्लेचर है, जो संसद है, अगर किसी सब्जेक्ट पर कानून बना दिया और उसका वायलेशन है तो वो उसको जो सजा रहेगा वो रहेगा। और यही कोर्ट ने 1950 में कहा था। यानी कि अभी जो पूर्व में जो था मेनका गांधी केस के पहले, कि अगर सरकार के द्वारा यानी एक्सिक्यूटिव के द्वारा अगर कोई एक्शन आर्बिट्रेरी तरीके से लिया जाता है तब तो डिफेंस है, लेकिन कोई कानून अगर संसद के द्वारा बना हुआ है, चाहे वो कानून कैसा भी हो,
हो सकता है कि वो जस्ट कानून नहीं हो, फेयर कानून नहीं हो, तब भी जो है उसमें जो प्रावधान रहेगा उसके तहत एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यही हुआ कि इफ़ ए लॉ एग्जिस्ट डेट डिस्क्राइब ए प्रोसीजर, अगर कोई कानून बना हुआ और उसमें जो प्रोसीजर डिस्क्राइब है तो ये इसका वैलिडिटी क्वेश्चंस नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि ये अनरीजनेबल है कि अनजस्ट है, ये कोर्ट नहीं देखता था उस समय। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग जो है आप कह सकते हैं कि लिबर्टी का जो थोड़ा सा नैरो मीनिंग था, यानी पर्सन या बॉडी के जो है इंडिविजुअल तक आपका लिमिट था। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मेनका गांधी केस में क्या होता है कि इनको बाहर जाने पर पासपोर्ट जो है इनका सीज किया जाता है और ये जो है जाती हैं कोर्ट में। तो यहाँ पर जो फैसला दिया जाता है उसमें यह बताया गया है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये बनाया गया, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, ये वहाँ तक नहीं कि सिर्फ जो है आर्बिट्ररी एक्सिक्यूटिव एक्शन, जबकि लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ भी अगर रहेगा, अगर वह कानून जो है किसी भी तरीके से अगर जो है अनफेयर है, अनजस्ट है, अनरीजनेबल है, तो वहाँ भी सिटीजन को यह अधिकार होगा कि उनको जो है लिबर्टी मिलना चाहिए। और फाइनली जो है मेनका गांधी को इस वाले केस में बाहर जाने का पासपोर्ट उनका रिलीज हुआ था और वो फिर बाहर गए थे। तो यहाँ पर क्या आप चीज़ें सोच लीजिए कि बदल गया था। यहाँ तक जो सरकार था कोई कानून बना सकता था और उसको जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है इम्प्लीमेंट कर देता, लेकिन यहाँ पर जो मेनका गांधी केस के बाद क्या हुआ कि कानून जो बनेगा वह भी जो है आपका एक तरीके से क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रोसीजर होगा वो फेयर, जस्ट और जो है अब रीजनेबल होना चाहिए, ये हो। तो अब पुराने समय में कौन सा कंसेप्ट चल रहा था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून के द्वारा। अब क्या होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कानून को भी अमेरिका में देखिए यही होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो वहाँ क्या है कि कानून बनाइए भी तो फेयर बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली बनाइए, जस्ट बनाइए। तो ये आप कह सकते हैं कि जो है स्कोप जो है आपका आर्टिकल 21 का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्हांस किया गया और राइट टू लाइफ का मीनिंग भी इन्हांस हुआ। कहने का मतलब में जीवन का यह मीनिंग नहीं है कि किसी भी तरीके से सिर्फ जी रहे हैं या एनिमल एग्जिस्टेंस, नहीं, उसको जो है एक डिग्निफाइड लाइफ जो है लोग जी सके, जीवन जीने का एक मीनिंगफुल लाइफ हो, कंप्लीट लाइफ हो और बर्थ लिविंग हो, उस तरीके का जीवन जीने का सिटीजन को अधिकार है। और इसके तहत जो है इसको स्कोप एक्सटेंड किया गया और वेरियस तरीके का जो है लगभग 35-40 उसमें इन्हांस किया गया, जैसे कि राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी है, राइट टू फेयर ट्रायल है, राइट टू शेल्टर है, राइट टू स्लीप है भी है, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट है, जैसे पोल्यूशन के केस में देखिए ये बार बार अब जो है उठाया जाता है, राइट टू लाइवलीहुड है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, देखिए कि केस पुट्टा स्वामी वाले केस में रिसेंटली जो है जजमेंट दिया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट अगेंस्ट बाउंडेड लेबर है, राइट टू ट्रेवल एब्रोड है, राइट टू स्पीडी ट्रायल है, राइट टू हेल्दी एंड इमरजेंसी मेडिकल एड है, राइट टू डाई विथ डिग्निटी है। ठीक है, तो ये उसके साथ ही बहुत तरीके का जो है अधिकार दिया गया, जैसे कि राइट अगेंस्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट भी है कि आपको जेल में जो है अकेले नहीं रखा जा सकता, उसी तरीके से स्पीडी ट्रायल भी है। ठीक है, उसी तरीके से हैंड कफिंग के अगेंस्ट भी है कि जो है आपका हथकड़ी जो है हाथ नहीं बांधा जा सकता, राइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रीटमेंट है। ठीक है, राइट टू ट्रेवल एब्रोड है, विदेश जाने का आपका अधिकार जो है, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर है। ठीक है, कस्टोडियल जो हरासमेंट होता है उसके खिलाफ में भी आपका राइट है, यानी जेल के अंदर कोई है तो उसको आप एक्सेसिवली जो है हरास नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरीके से राइट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है नहीं भेजा जा सकता जब तक कि कुछ उस तरीके का कानून नहीं हो जिसके वो उनके द्वारा वायलेशन किया गया है। ठीक है, राइट टू फेयर ट्रायल है, जो ट्रायल जो होता है जिसमें जो है आप कह सकते हैं कि जो सुनवाई होती है, जो प्रोसेस होता है उसमें जो है फेयर ट्रायल उनको मिले। ठीक है, उसी तरीके से वुमेन का राइट है, राइट टू वुमेन टू बी ट्रीटेड विथ डिसेंसी और जो है डिग्निटी के साथ उनको ट्रीट किया जाए। पब्लिक हैंगिंग, पब्लिकली किसी को हैंग नहीं किया जा सकता, ये भी जो है राइट टू लाइफ का पार्ट है एंड लिबर्टी का पार्ट है। राइट टू हियरिंग, अगर कोई चीज़ किया जाता है तो उसको अगर कोई गलत भी करता है तो उनको सुना जाना चाहिए। ठीक है, राइट टू रिपुटेशन, ऐसा कोई बात नहीं बोला जाना चाहिए जिससे कि किसी की गरिमा जो है
आप कम हो, ठीक है। उसी तरीके से राइट टू अपील भी अगेंस्ट जजमेंट है, अगर कोई जजमेंट दिया जाता है उसके अगेंस्ट भी जो है अपील किया जा सकता है, ठीक है। राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है, राइट टू स्लीप हम लोग चर्चा किए, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो स्कोप है एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, देखिए कोर्ट के द्वारा कितना तरीके का जो है फंडामेंटल राइट्स के तहत जो है उसको स्कोप को बढ़ाया गया। तो आपको जनरली जो क्वेश्चंस आता है वो यही आता है कि किस तरीके से आर्टिकल 21 जो है समय के साथ ही इवोल्व हुआ। तो बहुत अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा, रिपीटेडली जो है एग्जाम्स में आता है। आर्टिकल 21A, ये देखिए आपका उन्ना कृष्णन केस में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था, और फाइनली सरकार के द्वारा जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया 21A। इसके द्वारा क्या किया गया, 6 साल से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको आप एलिमेंट्री एजुकेशन जो है आप कह सकते हैं कि उनको फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। फंडामेंटल राइट बनाने से क्या फ़ायदा हुआ कि अब सरकार की ड्यूटी होगी कि उनको जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। देखिए उसके तहत एक एक्ट भी बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसके तहत वेरियस जो चीज़ हुए, टीचर्स और जो स्टूडेंट का रेशियो फिक्स हुआ कि कितने स्टूडेंट पर कितने टीचर्स हर स्कूल्स में होने चाहिए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इवन कि प्राइवेट स्कूल में जो 25% कोटा जो है फिक्स किया गया जो वीकर सेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर किया गया। अब देखिए पहले क्या था, पहले भी क्या था, आर्टिकल 41 में था ये चीज़ें। आर्टिकल 41 क्या है, डीपीएसपी है। वहाँ पर क्या था कि पहले था कि जो है 0 से 14 साल के लिए जो है जो भी चिल्ड्रन होंगे उनको फ्री एवं कंपलसरी जो है उनको एजुकेशन दिया जाए। ये अब डीपीएसपी में क्या होता है, मैंडेटरी नहीं होता है, सरकार उसके आलोक में क्या करता है, पॉलिसी बनाता है। लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया तो मान लिया पहले 0 से लेकर 14 था, तो 6 से 14 क्या हो गया, आपका फंडामेंटल राइट हो गया। तब उसके अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट जो है आपका डीपीएसपी में भी किया गया। अब वहाँ पर क्या बच गया, 0 साल से लेकर 6 ईयर तक, क्योंकि 6 से 14 क्या हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। उसी तरीके से एक और आर्टिकल ऐड किया गया 51A, जो हम लोगों का फंडामेंटल ड्यूटी है। उसमें यह दिया गया कि जो 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराना जो है एक जो है आपका फंडामेंटल राइट है, अरे फंडामेंटल ड्यूटी है। यानी जब ये अमेंडमेंट आया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया, तो जो कोरोस्पोंडिंग 2 अमेंडमेंट और आया 45 में, क्योंकि पहले 0 से 14 था तो उसको अब सिर्फ 0 से 6 बच गया। वो भी देखिए 6 से 14 क्या हो गया, फंडामेंटल राइट। 0 से 6 भी देखिए वेरियस तरीके के सरकार के इनिशिएटिव के द्वारा कवर किया ही जाता रहता है। जैसे कि आंगनबाड़ी आप देखिएगा, जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो आंगनबाड़ी के द्वारा दिया जाता है, लेकिन ऑल द वो फंडामेंटल राइट्स अभी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आर्टिकल 22। ये क्या कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन का है। अब देखिए 2 तरीके का केस जो है, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी कोई क्राइम किसी के द्वारा किया गया है, ट्रायल चला है, फिर कन्विक्शन हुआ है, तो उसको पनिश करना। सपोज कि होता क्या, सपोज कि कोई क्राइम करता है तो पुलिस पहले उसको अरेस्ट करता है, उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट के पास ले जाता है, फिर चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम होने के बाद क्या होता है, ट्रायल होता है। ट्रायल के बाद फिर क्या होता है, कन्विक्शन होता है, यानी सज़ा सुनाया जाता है। तो ये हुआ प्यूनिटिव, यानी क्राइम किया गया है, उसके खिलाफ में चार्जशीट दाखिल किया गया, पुलिस ने जांच करके चार्जशीट दाखिल किया। चार्जशीट जब दाखिल करते हैं तो फिर चार्ज फ्रेम होता है, और चार्ज फ्रेम होने के बाद फिर ट्रायल चलता है, यानी कि दोनों जो वकील होंगे पक्ष विपक्ष के वो अपना बयान करते हैं, फिर बहस होता है और फिर कन्विक्शन होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होने के बाद हुआ उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है। यानी कि पास्ट में कुछ गलती किया गया, उसके आलोक में उसको डिटेन किया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या कहते हैं कि अभी उन्होंने किसी के द्वारा क्राइम नहीं किया गया, लेकिन ऐसा आशंका है कि वो कमिट कर सकता है, किसी प्रकार का ऑफेंस कमिट कर सकता है, तो उसको अगर अरेस्ट किया गया है तो उसको प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं, ठीक है। यानी सस्पिशन के आधार पर जो है उसको अरेस्ट किया गया। अब देखिए दोनों में क्या क्या जो है फंडामेंटल राइट्स दिया गया। देखिए ये फर्स्ट पार्ट जो आर्टिकल 21 का है, ये आपका किसी भी प्रकार का क्रिमिनल या क्वाजी क्रिमिनल एक्ट है उसके लिए लागू है, और ये एनिमी एलियंस के लिए लागू नहीं है। साथ ही जो प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत अगर कोई अरेस्ट हुआ उसके लिए लागू नहीं है। अब आगे देखते हैं कि इसमें अगर आप सपोज किए कि कोई क्राइम करके है, यानी कोई क्रिमिनल है, कोई क्राइम कर दिया है, तो उसको क्या फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ।
फर्स्ट है कि उसको अगर अरेस्ट होता है तो उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा कि उसने क्या क्राइम किया है कि पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट किया जा रहा है। साथ ही उसको जो लीगल प्रैक्टिशनर है यानी कि कोई एडवोकेट है उनको के द्वारा कंसल्ट करने का, उनसे बातचीत करने का, ताकि वो अपना पक्ष किसी लीगल व्यक्ति को बता सके कि हमारे द्वारा ये क्राइम तो किया गया है या नहीं किया गया है, ये पुलिस के द्वारा झूठा तरीके से हमको उठाया जा रहा है या अरेस्ट किया जा रहा है। प्लस वकील के द्वारा उनको डिफेंड करने का भी अधिकार जो है उनको मिलेगा। साथ ही यह भी अधिकार है कि विद इन 24 आवर, यानी कि इवन जो जहाँ से अरेस्टिंग होता है वहाँ से मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने में ट्रेवलिंग टाइम को लगा के जो है आपका जो एक्सक्लूड करके जो है आपका 24 घंटे के अंदर जो है आपका उनको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होता है। ठीक है, यानी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट होते हैं ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, यानी कोर्ट में जो जज होते हैं जो सिविल कोर्ट में उनके पास ले जाना होता है। ठीक है, तो अगर उनको ये लगेगा कि इन जो अरेस्टिंग है गलत है तो उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, और अगर फर्दर डिटेंशन का अगर अलाउ किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा तो वो फिर अलाउ होगा। ठीक है, तो जज के पास 2-3 तरीके का ऑप्शन होता है। बहुत बार देखिए रिमांड भी पुलिस को मिलता है कि पुलिस को जांच करने के लिए और अधिक पुलिस अपने कस्टडी में रख सकती है। मजिस्ट्रेट को यह लग सकता है कि बेल दे सकता है, बेल मतलब उनको जो है आप कह सकते हैं कि रिलीज किया जा सकता है, और जो ट्रायल या बाकी प्रोसेस है वो चलता रहेगा। जज के द्वारा यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि वो अपने कस्टडी में रखेगा, जुडिशियल कस्टडी में रखेगा। जुडिशियल कस्टडी कहने का मीनिंग होता है जेल। ठीक है, यानी उनको जेल में रखा जाएगा। तो ये जज के ऊपर डिपेंड करेगा, मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उनका अधिकार क्या होगा, जो कोई क्राइम किया उसको अरेस्टिंग का ग्राउंड बताया जाना होगा, लीगल जो प्रैक्टिशनर वो का कंसल्टेशन अधिकार होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा, और मजिस्ट्रेट के द्वारा ये एक्शन लिया जा सकता है, या तो बेल दिया जा सकता है या जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में रखा जा सकता है, या फिर पुलिस को रिमांड भी अलाउ कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें आपका रहता है। लेकिन ये चीज़ें तब लागू नहीं होगा जब किसी का अरेस्टिंग जो है सिविल अरेस्ट है, या किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स के तहत अगर अरेस्टिंग हुआ है, या कोई एलियन है जिसको कि डिपोर्ट किया जाना है, उसके अपने देश में भेजा जाना, तब ये सारी चीज़ें लागू नहीं होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो है सेकेंड टाइप का जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो भी आप कह सकते हैं सिटीजन है वो उनके द्वारा भी क्राइम नहीं किया गया है, लेकिन यह आशंका है कि वो जो है क्राइम किया जा सकता है। तो ये जो है आपका उसके तहत जो अधिकार है सिटीजन या एलियंस दोनों के लिए ये जो प्रावधान है सेफगार्ड जो है वो उनको अलाउ है। देखिए किसी का भी अरेस्टिंग जो है 3 महीने से अधिक नहीं किया जा सकता, यह संविधान में प्रावधान है। और जब तक कि एडवाइजरी बोर्ड उसको अप्रूव नहीं करे, अगर 3 मंथ से अधिक अगर अप्रूव उसको रखना है जेल में, या तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड को जो है आपको परमिशन होना चाहिए। जो एडवाइजरी बोर्ड गठित होता है इसके लिए हाईकोर्ट के जज वहाँ उस बोर्ड में होते हैं, और उनके द्वारा ही इसको अलाउ किया जाता है अगर 3 मंथ से अधिक है तो। उसी तरीके से जिस प्रकार से यहाँ पर उनको अपना ग्राउंड ऑफ अरेस्टिंग बताया जाना था, उसी तरीके से वहाँ भी जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में यानी कि बिना क्राइम किए हुए अरेस्ट किया गया, उनको भी अब बताया जाएगा कि आपको किस आधार पर हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा अगर कोई मुद्दा है जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है तब उनको नहीं भी बताया जा सकता। साथ में जो है उनको भी लीगल जो प्रैक्टिशनर है, ठीक है, तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन करने का अलाउ होगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि पार्लियामेंट जो है संविधान क्या करता है, आर्टिकल 22 के तहत एक प्रावधान है जिसके तहत जो है पार्लियामेंट को यह पावर है कि किस आधार पर या किस सरकमस्टांसेस में कैसे केसेस में जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है 3 मंथ से अधिक, वो रखा जा सकता है। उसके प्रोसीजर के बारे में अमेंडमेंट किया जा सकता है, या वो निर्णय किया जा सकता है कि बिना एडवाइजरी बोर्ड का जो 3 मंथ से कैसे उसको एक्सटेंड समय सीमा बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी पार्लियामेंट को पावर है अगर कोई एक्ट ऐसा बनता है तो। साथ ही एडवाइजरी बोर्ड का इंक्वायरी का जो प्रोसीजर है वो कैसे होगा उसके बारे में भी पार्लियामेंट कानून बना सकता है। जो है 44th अमेंडमेंट में ये किया गया था कि जो एडवाइजरी बोर्ड का जो परमिशन था उसको आपका जो 3 मंथ वाला था यानी उसको घटा के 2 मंथ कर दिया गया। यानी वर्तमान समय में क्या हुआ है कि अगर जो है लेकिन जो है उसको अभी तक फोर्स में नहीं लाया गया है, तो इसीलिए अभी भी जो है वो 3 मंथ का जो प्रावधान है वो कंटिन्यू है।
तो ये चीज़ें अभी आप ध्यान रखिएगा कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, लेकिन वो इन्फोर्स नहीं हुआ है। तो अभी भी जो है 3 मंथ का जो प्रावधान है वही चीज़ें प्रैक्टिकली चल रहा है। अब इन चीज़ों को लागू करने के लिए जो है सरकार के द्वारा वेरियस जो है आपका कानून बनाया गया। उसमें कुछ फेमस कानून, जैसे कि गोपालन केस वाला हम बताए थे, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ठीक है। कुछ फेमस जैसे कि इमरजेंसी के दौरान सुने होंगे, मीसा, ठीक है, उसको जो है बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। 1971 के दौरान ये आपको इमरजेंसी के दौरान जो है ये मतलब इम्प्लीमेंटेशन में था। उसके बाद आप नाम सुने हैं, जो बार बार सुनते होंगे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये जो है उसके तहत ये चीज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये भी आप बार बार न्यूज़ में सुनते होंगे, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यूपा भी आप सुनते होंगे आपका। उसी तरीके से आप जो है टाडा सुने होंगे, जिसके तहत जो है संजय दत्त को अरेस्ट किया गया था, बाद में रिपील कर लिया गया। पोटा भी सुने होंगे, जिसको कि 2002 में आया था और 2004 में उसको रिपील कर लिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको आपका वेरियस जो एक्ट बने हैं पास्ट में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का, उसके बारे में अभी हम बता रहे थे, जैसा कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है। तो इस वेरियस कानून टाडा है, पोटा है, ये सब बना, कुछ रिपील हुआ। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो लेजिस्लेटिव पावर है, यानी इसमें क्या है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन से अगर कोई कानून बनाना है तो दोनों को पावर है, पार्लियामेंट को भी पावर है और स्टेट को भी पावर है। अगर कोई जो मैटर है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो वो उसके केस में पार्लियामेंट बना सकता है। और उसी तरीके से अगर स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है, अगर राज्य की सुरक्षा, स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और एसेंशियल गुड्स जो है सप्लाई से संबंधित अगर है, तो वो राज्य सरकार उसमें कानून बना सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग संक्षेप में देखें कि हम लोगों का ये जो है 4 कॉर्नर स्टोन है, जो हम लोगों की लिबर्टी को जो है रखता है, मेंटेन करता है। आर्टिकल 19 है, 20 है, 21, 21A, 22, ठीक है। तो ये हम लोग जो है बहुत ही इसको डिटेल से पढ़े। साथ ही जो हम लोग यह पढ़े आर्टिकल, उससे यह आपको पता चला कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो स्टैटिक नहीं। आप देखें कि किस तरीके से आर्टिकल 21 पार्टिकुलरली जो है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इवोल्व हुआ है, सोसाइटी समय के साथ इवोल्व होता है, और उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उसको भी इवोल्व किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि यह जो चीज़ है, लिबर्टी जो है समय के साथ इन्वॉल्व होगा, और राज्य और नागरिक के बीच का जो ऑनगोइंग डायलॉग है और कोर्ट के माध्यम से है जो चीज़ें जो है उसको लिबर्टी को फिर से रीशेप और जो है री इन्फोर्स किया जाता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपका लेक्चर जो है आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है राइट टू फ्रीडम से जो जितने भी आर्टिकल्स हैं जो है उससे अगर किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चंस आएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप उसको सोल्व करने में सफल रहिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको सजेशंस है तो आप ज़रूर जो है बताइएगा, ताकि हम लोग आने वाले वीडियो में उसको एकोमोडेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।